तहे दिल से आप लोग सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार सभी लोग मेरे साथ जय हिंद, सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं वीरेंद्र राजवंशी, आप लोगों ने मेरा इतना अच्छे तरीके से स्वागत किया कि मैं अपनी जो 17 वर्ष अगर मैं वहाँ रहा, कई परेशानी की भी जगह थी, कहीं बहुत अच्छा भी था, तो मैं वो सब कुछ भूल गया। मुझे इतना ज़्यादा आज प्राउड फील हो रहा है कि मैं आप लोगों को कह नहीं पाऊँगा, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आप लोगों का सदैव आभारी हूँ। आपने आज इतना वक्त दिया, कोई कहाँ से आया है, कैसा समय निकाल करके, और इस प्रोग्राम को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा 2 मिनट अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं यही तोरणवाड़ी में मेरा जन्म हुआ था 12 मई 1987 को। उसके बाद 12th तक मैंने रेगुलर पढ़ाई किया, 12वीं यहीं गांव में, 5वीं, फिर उसके बाद में भतोड़िया है जहां हम गए थे, वहां 8वीं, फिर नवेगांव जहां से मुझे आप लोग ने लेकर आया, वहां से 12वीं। मैं 7th क्लास में पहली बार भोपाल गया था। जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था, पहली बार भोपाल गया था, तो मैंने इटारसी स्टेशन में 2 जो सैनिक थे उनको देखा वर्दी में। मैं 7th क्लास में बहुत छोटा था, उस समय मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी कि क्या होता है, लेकिन उस समय से ही मेरे मन में एक वो था कि मैं नौकरी करूँगा तो फौज की नौकरी करूँगा। जोरदार तालियां बनती है इस बात के लिए। क्योंकि मुझे ज़्यादा समझदारी भी नहीं थी। मैं अपनी मौसी के घर गया था, मैंने वहाँ उनको देखा वर्दी में, राइफल लेकर के वो खड़े हैं, और उनका जो टसन लोग उनको जो देख रहे थे, वो मैं भी कंटिन्यू, जब तक ट्रेन वहाँ से स्टेशन को छोड़ के नहीं चली गई, मैं उनको कंटिन्यू देखते रहा। और उस समय तो रिजर्वेशन वगैरह कुछ होता नहीं था पेंचवली में, क्योंकि समझते ही नहीं था कि रिजर्वेशन भी होता है। 2003 ना इतना इंटरनेट था, मोबाइल, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी लोगों को। फिर 7th क्लास के बाद में मैं 8th, फिर 9th, 10th, फिर उसका 10th में मुझे ऐसा लगा कि एक बार इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। मैं भोपाल गया, भोपाल में थोड़ा सा रितेश भैया, जो डॉक्टर रितेश शिंगारे आज प्रोफेसर साहब हैं, उनके सामने से आ रहे हैं, जानकारी ली। रितेश भैया ने मुझे बहुत अच्छा सा गाइडलाइन किया। फिर मैंने सोचा कि मैं 12th के बाद जाऊँगा, क्योंकि मैं उस समय में 16 साल का था। एक्चुअली आज के समय में 16 साल में भी सेना के अंदर ले लेते हैं, लेकिन उस समय में बाउंड था। फिर मैं 12th करने के बाद में मई में वहाँ पर भोपाल में पता चला कि फौज में भर्ती हो रही है। मैंने यहाँ पता किया। सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को बोलता था कि भाई बोलते हैं हम लोग, भाई मैं एक ही बार में नौकरी लग जाऊँगा। तो माँ बोलती तालियां इस बात के लिए, जोरदार तालियां, कंटिन्यूस तालियां बजती रहनी चाहिए। तो माँ कहती है कि ऐसा कैसे बोल रहा है कि एक बार में नौकरी लग जाएगा। पता नहीं, मुझे लगता था कि मैं एक बार में जाऊंगा फौज में और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो 2 मिनट लूंगा सबका, थोड़ा अगर कोई परेशान भी हो रहा हो तो उसके लिए माफी। भाई सारा समय आपका ही है आज, जोरदार तालियां भाई के लिए। बाकी मेरे जीवन का जो अचीवमेंट है वो बता रहा हूँ। उसके बाद मैं चला गया, वहाँ पर जाने के बाद में मुझे मेरे छोटे मामा जी ने ग्राउंड में छोड़ के आया सुबह। मुझे भोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और आज भी मैं भोपाल गिनती के 6 बार गया हूँ। मतलब कई बार वहाँ से गया, लेकिन उतरा 6 बार हुआ। सब लोग सोचेंगे कि भोपाल के बारे में नहीं जानते, कुछ पता ही नहीं चला भोपाल। उसके बाद में क्या हुआ कि मामा जी ने मुझे छोड़ दिया, ले जाके ग्राउंड के अंदर में, किसी को अलाउड नहीं था। फिर मैं ग्राउंड के अंदर गया, नंबर मेरा 2 बजे दौड़ने के लिए आया। तो सुबह फौज में क्या, मैंने भी भर्तियाँ बहुत अटेंड करवाई, तो जो सुबह का माहौल होता है वो कम बच्चे होते हैं, तो सुबह क्या करते हैं कि कम बंदे दौड़ाते हैं। लेकिन जब 2 बज जाता है तो फौज का खाने का टाइम होता है 1 से 2, तो फौजी आदमी का थोड़ा दिमाग सरक जाता है। वो सोचता है यार टाइम वेस्ट हो रहा है, 500 लोगों को छोड़ दो। तो उस पर 500 लोगों को छोड़ दिया। तो उस समय 480 लोग दौड़ाए थे, क्योंकि मुझे बहुत, और खुले पैर, मुझे मालूम भी नहीं कैसा होता है। फिर मैं दौड़ता गया तो मेरे आगे से 2 लड़के थे, तो मुझे लगा मैं बहुत पीछे हूँ। फिर कंटिन्यू दौड़ते दौड़ते मैं 2nd नंबर पे आया। तो 100 नंबर का फिजिकल होता है। अगर कोई जानना चाहे मेरे से, तो अगर जो अच्छे से समझना चाहे, जिसको जाना है, तो फिजिकल की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। बाकी रिटर्न, मेडिकल, वो इंडिविजुअल। फिर मैंने रनिंग निकाल लिया। फिर रनिंग निकालने के बाद में कुछ टेस्ट होते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप,
जो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से किया, मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ। जब वेट की बारी आई तो मेरा 48 kg वेट हुआ। तो वो एक जो इंस्पेक्टर था वो बहुत अच्छा था, मुझे लगा वो हरियाणा या राजस्थान का था, बहुत अच्छा दिलेर आदमी। वो बोला छोटू यार तेरा वेट कम है, वेट में निकाल देगा। मैं बोला सर मैं क्या करूँ, मुझे पहले से मालूम था। तो मैं 2 दर्जन केले बाहर से लेके गया था। अभी आप बताओ कि सुबह जो केला हम ले जाके रख देंगे और धूप में 2 बजे मई का महीने उस केले की क्या हालत होगी, सब उस चीज़ की कल्पना करो। तो मैंने 15 केले खा लिए एक साथ, मतलब ऐसा लगा कि बाहर निकल जाएगा। क्या बात, क्या बात। और जो पानी है ना, ऐसी वहाँ पे इतनी ज़्यादा सुविधा अब बहुत हाईटेक हो गया, लेकिन पहले नहीं थी। पानी पिया, फिर जब मैं वेट में बढ़ा 51 kg, तो आप लोग बोले यार अभी 48 था अभी 51 हो गया। तो मैं बोला यार देखो कितनी अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैं पास हो गया। शाम को मेरा 11 बजे रात को मेडिकल हुआ, किसी को नहीं पता। तो 11 बजे जब 100 लड़कों में एक साथ ग्रुप में मेडिकल हुआ तो हम 7 लोगों को अलग बिठा दिया। तो मुझे लगा मैं फेल हो गया, 7 लोग बाकी सारे पास हो गए। पता भी नहीं था, किसी से पूछ नहीं सकते, आज भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि वहाँ पूछते ही मारता है कोई भी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में रहता है आदमी। बाहर से आता है, उसको क्या मतलब किसी से कौन क्या है क्या नहीं है। तो 7 लोगों को साथ में बाहर बिठा दिया। फिर 11 बजे मेडिकल खत्म होने के बाद में पुनः मामा जी के घर चला गया। फिर रिटर्न की तैयारी, एक बुक लेके आ गया, नॉर्मल पढ़ते रहा, मुझे लगा मेरा हो जाएगा। जब पहली लिस्ट लगी तो उस दिन क्या हुआ कि वो जो सुबह कोई बच्चा देखने आया होगा, तो उस समय कंबाइन भर्ती चलती थी, अभी क्या BRO वाइज चलती है कहीं कहीं। तो वो लिस्ट को कोई फाड़ के लेके चला गया। मुझे लगा यार अपना सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं वापस आ गया। अब वापस आया तो बताता हूँ, उस दिन मेरे पास पैसा नहीं था टिकट के लिए, रियल चीज़ें बता रहा हूँ, ये कोई फेक नहीं है। मतलब मेरे पास इतना पैसा था कि टिकट नहीं लिया जा सकता। मैंने सोचा छोड़ो टिकट क्या लेना, इस 20 रुपये का खा लो और उसके बाद में चले जाएंगे। PT आ रहा तो अपन इधर उधर सेट हो ही जाते हैं, आज भी हो जाते हैं। अब तो ऐसा डर ही नहीं लगता, क्योंकि वो आके साइड से चला जाता है, पूछता नहीं कभी, और उस समय ज़्यादा पूछता था। तो फिर हम, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं सो गया बोरदई से पहले, आज मेरा ससुराल है। सो गया तो मैं हृदयगढ़ में जाके उठा। अब हृदयगढ़ में जाके उठा, फिर मैंने देखा है हृदयगढ़ आके, मुझे लगा मैं कहीं बहुत आगे आ गया, कोई दूसरी ट्रेन में तो नहीं बैठ गया सुबह। फिर मैं उठा और पैदल आ गया नवेगांव से, हृदयगढ़ से यहाँ 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया। फिर मदर फादर ने बोले क्या हुआ, तो मैं बोला पता नहीं मेरे को क्या हुआ, समझ में नहीं आया। फिर उस समय मई से जुलाई हो गई थी, जुलाई 15 या 16 थी उस दिन। तो मेरे घर पे बोला कि मुझे आगे की पढ़ाई करना है। घर की कंडीशन भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं पढ़ाई कर सकूं, फिर भी मैंने बोला भाई मेरे को पढ़ना है आगे। तो बोला ठीक है एडमिशन ले लो जाके। अब 12th में मेरा एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर की तो PAT के बगैर पढ़ाई होती नहीं यहाँ पर। फिर मैंने कुछ पैसे करके 1300 कुछ रुपए करके मैं चला गया, एडमिशन ले लिया। शाम को जब मैं एडमिशन लेके वापस आया तो मुझे ढूंढ रहे सब लोग कि भाई उसका तो हो गया। एक लेटर आया, छोटा सा लेटर, और हाथ से लिखा हुआ यू आर सेलेक्टेड और ज्वाइनिंग टू 2 जनवरी 2003। तो घर पे आया तो पापा पोस्ट ऑफिस से लेके आके किसी और से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उतनी इंग्लिश किसी को आती भी नहीं थी। आज मोबाइल का ज़माना है, आज हर आदमी को इंग्लिश थोड़ी आती है। तो उसके बाद में वो लेटर मुझे दिया, मैंने भी 2-3 लाइन पढ़ा। फर्स्ट में मैं खुश हो गया, मैं बोला ठीक है, जो खाना वाना खाया और मैं तुरंत स्टेशन मड़का डालने चला गया। जाने के बाद रात वाली ट्रेन से कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं, सुबह गया वहाँ कंफर्म किया, बोला हाँ हो गया, सिलेक्शन हो गया आपको। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं, ऐसा लगा मैं बिल्कुल पता नहीं क्या बन गया उस समय में एकदम अचानक से। फिर मैं चला गया वहाँ पर। वहाँ से आने के बाद मैंने वहाँ पता किया तो 9 बजे ऑफिस खुला। फिर मैं उसी दिन रिटर्न वापस आ गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि बोला ज्वाइनिंग है आपकी। तो मुझे एक्चुअली दिसंबर की ज्वाइनिंग मिल रही थी, लेकिन मैं दिसंबर में गया तो मेरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रिंसिपल सर साइन करके देते हैं, बड़ोनिया सर प्रिंसिपल थे, अभी है नहीं, वो ज़िंदगी भर में उनका शुक्रगुजार रहूँगा। तो उन्होंने बोला वहाँ तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है, आप बनवा के लाइए। और जो आज हम कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, उस समय में कास्ट सर्टिफिकेट आज का समय बहुत चेंज हो चुका है। आज आपको कोई मना नहीं करता, आपको पता है। मैंने कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी बहुत परेशानी उठाई थी। उस समय में 6-6 महीने का बनता था। फिर मैं लेकर के गया और अपना फिर से मैंने वेरीफाई कराया, तो वो बोला कि आप 5 तारीख को आइए, क्योंकि एक बार एक बैच निकल जाता है, उसके बाद नेक्स्ट जो बचे हुए का दोबारा ही लेते। फिर सिलेक्शन हुआ, उस दिन भी मेडिकल हुआ पूरी तरह। मेडिकल इतना खतरनाक होता है कि मैं बता नहीं पाऊँगा। आज भी मेडिकल बहुत भयानक तरीके से होता है फौज का, जिसमें थोड़ा सा दिक्कत छोटी छोटी चीज़ों में इसलिए निकाल देता है कि भीड़ को कंट्रोल करना है उन्होंने। फिर मेरे को रात को 11 बजे एक डिस्चार्ज और वो मिला अपना ज्वाइनिंग लेटर कि आपको
ऑप्शन पूछा गया कि भाई आप ट्रेनिंग ईएमई स्कूल बड़ौती यहाँ जाना चाहोगे, भोपाल 3 ईएमई सेंटर। तो मैंने कहा यार यहीं क्या ट्रेनिंग करना, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि फौज में अलग अलग ग्रुप होते हैं। उस समय में ईएमई में अगर मैं होता तो शायद मैं एमपी के अंदर भी कहीं पोस्टिंग काट सकता था। एक्चुअली ईएमई अब फौज बहुत बड़ी संस्था है, जो मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि कितने ग्रुप हैं। तो लेकिन बताने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम संक्षिप्त क्या होता है कि फौज में 3 ग्रुप होते हैं, एक फाइटर फोर्स, उसके बाद में एक सपोर्टेड आर्म। फाइटर फोर्स का काम है सिर्फ लड़ाई करना, मतलब उनको पीछे से कोई मतलब नहीं कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या व्यवस्था है, कोई मतलब नहीं। सपोर्टेड आर्म्स का काम है आपके हथियार अम्युनिशन सारी चीज़ों को सुधारते रहना, खाना, आपका हर चीज़ का अलग एक वो बना हुआ है, मतलब आपको भूखा नहीं रहना दिया जाएगा फौज में। चाहे आप 2 बजे भी आओगे तो गर्म खाना मिलेगा, सुबह 5 बजे अगर कहीं जाना है तो गर्म पूड़ी मिलेगी। आज तो पूड़ी बंद हो गई है लेकिन गर्म ही मिलेगा खाना, मना ही नहीं है कोई, कहीं भी चाहे बारिश हो, भूकंप आए, तूफान आए। उसके बाद में मैंने बोला कि मेरे को सर यहाँ नहीं ट्रेनिंग करना है। वो बोला यार तेरे नंबर अच्छे आए हैं इसलिए तेरे को यहाँ भेज रहे हैं। मैंने कहा सर नंबर आए मेरे को, बोलो तो आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद जाएगा। तो मैंने सुना था कि हैदराबाद टीपू सुल्तान का गढ़ है। मैं बोला हाँ जाऊँगा। तो आर्टिलरी क्या होता है? वो बोला तोप खाना। मैं बोला ठीक है, या तोप चलाएंगे। मैंने कहा यहाँ राइफल चलाने से क्या मतलब कि 100 मीटर 200 मीटर फायर करके और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद में हैदराबाद 2003 14 जनवरी को निकला और 15 जनवरी को पहुँच गया। रात में 11 बजे पहुँचे। वेलकम बहुत बुरा होता है जिसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वेलकम हुआ, सुबह से ही परेशानियां शुरू समझ लो। जिस दिन गए मतलब खुशी एक ही बार हुई सेना के अंदर में, जिस दिन मेरे को ज्वाइनिंग लेटर मिला तो आज सबसे ज़्यादा। उसके अलावा एक ड्यूटी मतलब लोग बोलते हैं कि फिर उसके बाद क्या 4-5 हो गए तो बोला यार अपने अपने बारे में लिखो कि कौन किस लिए आया है सेना में। तो कुछ लड़के एक्टिव थे, कुछ शहर के, कुछ गांव के। एक ने किसी ने लिखा कि मैं देश सेवा करने के लिए आया हूँ, किसी ने कुछ। मैंने लिखा सर मैं नौकरी करने आया हूँ, पैसे कमाने आया हूँ, क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। मैं पैसे कमाने, देश सेवा की ज़रूरत आई तो सबसे आगे मैं मिलूंगा। तो मेरे को वहाँ के जो इंस्पेक्टर था उसने खड़ा करके सबके सामने बोला गुड, ये लड़का है जो सच लिख रहा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग में मैंने 1500 लड़के, उस समय एक साथ 1500 लड़के हुए थे, जिसमें वहाँ भी रनिंग में मैं तीसरे नंबर में आया था 2000 लड़कों। तो भी मुझे बोला यार, मेरे साथ एक लड़का दौड़ते दौड़ते ख़त्म हो गया। तो मुझे हमें पता नहीं चला क्योंकि हम बहुत आगे थे, पता चला वो ख़त्म हो गया बाद में। फिर उसके बाद में हमारा ट्रेड मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेड मिलता है सेना में। तो मेरे को बोला क्या चॉइस करोगे आप? तो मैंने कहा, वो बोला ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम होता है टेलीफोन से रिलेटेड, हाँ हॉटलाइन मिलाना, किसी को कहीं से बात करवाना, सिग्नल, इलेक्ट्रिक, है ना। तो मैंने कहा यार मैं नहीं लूँगा। फिर उसके बाद बोला ड्राइवर। ड्राइवर मतलब बहुत बड़ी चीज़ है सेना के अंदर। ये नहीं कि ड्राइवर बोल दें छोटी चीज़ नहीं, एक ड्राइवर मतलब पूरी जान गाड़ी के अंदर जितने लोग बैठे हैं। मैं बोला ड्राइवर नहीं, सिविल में नौकरी कर लेते, ड्राइवर कर। बोला गनर। मैं बोला हाँ गनर लूँगा मैं। सब बोले यार बेवकूफ़ तो नहीं है तू, इतना हार्ड है। फिर गनर मतलब 8450 kg वेट होता है उस गन का, जो 47 किलोमीटर तक हम उससे फायर कर सकते हैं। तो मैंने उसमें ट्रेनिंग में फिर हमारा जो 9 लोगों का एक ग्रुप होता है उसमें मैं फर्स्ट आया। तो फिर मुझे वहाँ मेडल मिला, एक सीट मिली छोटी सी। उस टाइम में मोबाइल वगैरह तो कुछ था नहीं कि हम मोबाइल में किसी चीज़ को लिख लें। फिर जब हमारी पोस्टिंग हुई तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई उड़ी सेक्टर के अंदर हुई, जम्मू कश्मीर में उड़ी सेक्टर, जहाँ मैं था फर्स्ट दिन पहुँचा। वहाँ पहुँचने में मुझे हैदराबाद से वहाँ पहुँचने में 1 महीने 4 दिन लग गए। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे लग सकता है? हैदराबाद से निकले दिल्ली, दिल्ली से जम्मू। जम्मू में हमारा एक कैंप होता है, वहाँ सेटअप हुआ। वहाँ पे पता चला कि ऊपर इतनी बर्फ़ गिर गई है कि अब गाड़ी आगे नहीं जाएगी। फिर भी हमें बिठाल दिया, 60 लोग बिठाल दिया। आगे हम उधमपुर से पत्नी टॉप करके एक जगह है, वहाँ पहुँचे तो मैंने पहली बार देखा कि बर्फ़ को भी गहती और फावड़े से खोद के निकालते हैं। फौज के अंदर में गहती को एक्सेस स्टिक बोलते हैं, फावड़ा को सावल जी। तो बोले यार सावल जी, मैं सोचा पता नहीं क्या मांग रहा है, उस समय नॉलेज भी नहीं था। तो सारे लोग बाहर नहीं निकल सकते। उस समय में पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, बस भी पूरी बुलेट प्रूफ होती थी लेकिन फिर भी उतनी अच्छी नहीं है, तो पूरी बस की बस उड़ा देते। अब हम लोग को एक अलग ही सेटअप कैंप में रोक दिया कि जहाँ हम लोग अगर पानी एक बूंद भी अंदर पेट में डालते हैं तो जहाँ तक पानी जाएगा पता चलेगा कहाँ जा रहा है पानी, इतना ठंडा। फिर जैसे तैसे श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर में 72 घंटे रोक दिया छोटी सी पोस्ट में। वहाँ से फिर एक बक्सा सामान, ओढ़ने का सामान, है ना, और पैसा भी नहीं था कि हम एक्स्ट्रा खरीद सकें। फौज के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि 2000 लोगों ने ट्रेनिंग किया था, जिसमें हम 6 लोग एक साथ गए। अब
जैसे तैसे यूनिट पहुँचे। यूनिट में आज पहुँचते ही वेलकम होता है बहुत अच्छे से। फिर 5-6 दिन का एक रिफ्रेश कोर्स कैडर चला है कि आपको इनको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर के बारे में, यहाँ कैसे रहना है, क्या पहनना है। तो उस समय जो बुलेट प्रूफ जैकेट था उसका वेट टोटल 2 प्लेट लगा के 12 kg हो जाता था। अब 12 kg आज वही वेट घट के 6.5 kg 5 kg हो गया है, क्योंकि अभी फाइबर की प्लेट आ गई। अभी वो प्लेट जैकेट लगा के हेलमेट का 1 kg वेट जो लगाए, इतना वो होता है कि पूरा सर थोड़ी देर में ही समझ में आ जाता है कुछ हो गया। फिर उसके बाद अपने आप रूटीन में आ जाता है, दिमाग में बोलता है ये लगाना जरूरी। फिर AK-47 इशू हो गया मुझे, 90 राउंड 120 राउंड। तो मेरे को राइफल वगैरह उतना ट्रेनिंग में उतना टाइम नहीं मिलता, तो देख के एकदम ऐसा लगा यार हम पता नहीं कहाँ आ गए, क्या होगा। फिर हमें एक बस में बिठा लगा, उड़ी से हमारा एक पोस्ट था वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ पे जो यहाँ मैं खड़ा हूँ और हमारा ये जो मंदिर हनुमान जी का मंदिर, ये पाकिस्तान की पोस्ट है। अब आप सोचो कि उस समय बहुत बुरा माहौल था, आज भी है। तो आप अगर सर बिना हेलमेट के बाहर निकलते उधर से राउंड फायर हो जाए, तो इतना कंजस्टेड कि आपको सिर्फ जो भी हरकतें करना है रात में करना है, दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। इवन आप सोच नहीं सकते कि मैं बाहर जाऊँ। फिर चलते रहा ड्यूटी, छुट्टी 1 महीने आया तो मुझे 2 महीने छुट्टी मिल रही थी। मैंने बोला सर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि पैसा नहीं था। हमें सैलरी उस समय में टोटली सैलरी 3850 रुपये बनती थी, सब कुछ मिला के। फिर वहाँ का अलाउंस था। अब उसके बाद में चलते रहा, 2 वर्ष गया। फिर एक दिन 8 अक्टूबर 2005 को मैंने पहली बार जीवन में आदमी का सर अलग कटते हुए देखा। भूकंप आ गया 9:20 पे। अब आप मानो मैं जानता हूँ कि मेरा उस दिन टर्न था सोने का। यानी ऐसा होता है कि अगर 40 लोग हैं तो 20 लोग नाइट को पूरी नाइट जगते हैं और 20 लोग डे पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग बहुत सख्त होती है, जो नाइट में जाता है वो थोड़ा बहुत अगर नींद मार ले खुद की इच्छा। तो उसके बाद में 9:20 पर भूकंप आया। जिस जगह मैं सोता था उस बंकर में 6 लोग सोते थे। तो उस बंकर में 2 लोग सो रहे थे, 2 लोगों को हमने 3 दिन बाद निकाला। तो आप सोचो कैसा बंकर था। यानी बंकर यानी हमारे शरीर से 3 गुना अंदर, उसके ऊपर पे पूरी मिट्टी और इतने बड़े बड़े पत्थर कि आदमी नहीं हटा सकता, 2 आदमी भी एक पत्थर को नहीं हटा सकता। उसके बाद में हमने जब 40 लोग हमारे एक ही बंकर के अंदर दब गए, अब निकालना, हम सिर्फ 7 या 8 लड़के तो सेफ थे। पता चला भूकंप, ऐसा पहली बार देखा कि भूकंप आया है, ज़मीन हिल रही, पत्थर, क्योंकि हम जहाँ थे उससे पहाड़ी एकदम हाइट थी, तो वो इतने बड़े बड़े पत्थर आ रही कि एक पेड़ था वहाँ, वहीं हम तिरंगा झंडा लहराते थे। उसी का मतलब ऐसे पकड़ लिया हमने कि सब कुछ ही हमारा है, कुछ पता नहीं चल रहा। फिर पानी का कटआउट हो गया। उसके बाद में भूकंप में हम लोगों ने बंदों को रेस्क्यू करना शुरू किया। तो जो 40 लोग एक साथ दब गए थे उनमें 38 लोगों को हमने जिंदा निकाल लिया है ना, सेफ। किसी को गैती लग गई खोदते हुए, किसी को पत्थर लग गया, पर सेफ निकाल लिया। अब कोई जूता पहना, फौज में एक बहुत बड़ी कमी है, फौजी आदमी का अगर कोई जूता उठा ले तो वो 2 कदम नहीं जा सकता, क्योंकि खाना भी जूते पहन के खाते हैं और मंदिर में भी जूते पहन के ही जाते हैं। 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे जूता पहनता फौजी आदमी। तो भूकंप देखा, फिर हम शाम को नीचे आ गए तकरीबन 3 किलोमीटर। तो मेरा दोस्त है आज सागर यादव, तो मेरे को एक ने बोला कि यार अगर रेट होती है, जैसे एक LMG लगा दिया और लोरस होता है जिसको डे में भी देख सकते हो, तो उसको लगाने के बाद मेरे को बोला यार सागर वहाँ था, और सागर और मैंने साथ में ट्रेनिंग है, मेरे फ्रेंड है, कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं। तो वो ऐसा दबा था कि उसका ये वाला पैर 3 जगह से ब्रोकन हो गया, टूट के, और बड़ा सा पत्थर उसके पैर पे। और उसका जो दर्द की शक्ति होती है ना एक आदमी को कि मुझे दर्द हो रहा है, कितनी देर इंजेक्शन लगने से पहले दर्द होता है, इंजेक्शन लगने के सेकंडों बाद दर्द खत्म हो जाता है। तो उसका दर्द वाला खत्म हो चुका था। मैं उसके तक पहुंचा, मैंने उसको देखा, तो मैंने बोला यार सागर, मैं पहचान भी नहीं पाया थोड़ी देर। फिर मैंने बोला सागर है पूरा मिट्टी धूल से। तो मैं उसको इतना सा हटाया मिट्टी विट्टी। उसके बाद में अपना क्या बोलते हैं, तो 2 सिविलियन आ रहे थे। बोला सर हमारी माँ ख़त्म हो गई। मैंने बोला मैं तुमको यहीं जान से मार दूंगा, पहले इसको निकालना है। तो बोले हम नहीं जाएंगे। तो मैंने राइफल कॉक किया, 2 राउंड हुआ, फायर किया, तो वो डर गया कि सोचे पागल हो गए, मार मूर देगा, इसलिए चलो आते हैं। फिर हम 3 लोगों ने निकाला। उसके बाद में मैंने अपनी शर्ट निकाला, सागर की शर्ट, और उसको हमने से टांग के तकरीबन 3 किलोमीटर 4 घंटे में सफ़र तय किया वो 3 किलोमीटर, क्योंकि खड़े होने को भी नहीं मिला। नीचे आए तो हेलीकॉप्टर बिल्कुल इतना मंडराने लगे कि क्या होगा, कोई सब रास्ता बंद हो गया। झेलम नदी से झूला से पार होते थे, बहुत मतलब खतरनाक समय था। फिर वो हेलीकॉप्टर ने क्या किया, उसको क्या पता कहाँ क्या है क्या नहीं है, तो उसने चावल और रिफाइंड ऑयल, कम से कम 10 टीन रिफाइंड ऑयल और 10 बोरी चावल के गिरा के चला गया। अब उसको बनाएंगे कैसे, तो एक दूध का कंटेनर तो 2-3 उठा के लाए थे हमने। उसको जैसे तैसे पानी, इतना गंदा पानी जिसको मतलब हम सोच नहीं सकते कि जब भूकंप आता है तो ज़मीन फट जाती है,
और ज़मीन फटती है तो जहाँ पानी का रिसाव होता है वो एकदम काला पानी निकलता है, तो उसी पानी को ला के जैसे जैसे चावल बनाए। जब हम खाने के लिए बैठे तो मेरे को एक मतलब उस दिन रात में तो कुछ नहीं हो पाया, पूरी रात ऐसे भूखे जैसे तैसे रहे। और रात में हेलीकॉप्टर आना बंद हो गया। मौसम आज और 2003 में ऐसा था, आज तो कहीं भी हेलीकॉप्टर उतर सकता है, लेकिन पहले नाइट को नहीं चलता था। जब उसको दिखेगा तभी हेलीकॉप्टर चलेगा, नहीं तो नहीं चलता है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अब पूरी रात हम सागर और एक और लड़के को ऐसा ये जो अपने मक्के का ढांडे वगैरह होते हैं ना, ये लेके ऐसे और ऐसे बांध लिया थोड़ा सा, और रात भर हम उसको लेके खड़े रहे, 4 लड़के एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो मैंने बोला मैं तो जगूंगा रात भर। तो सारे लोग बोले, सारे बहुत हेल्प करते एक दूसरे की। उसके बाद में सुबह 9 बजे पहला हेलीकॉप्टर आया। उसमें फौज के अंदर क्या होता है कि जो पहले बचने वाला है उसको पहले ले जाते हैं, और जो ऐसा लगता है कि इसको ले जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है तो उसका उधर ही ट्रीटमेंट चलते रहते, तो कंफर्म हो जाता है कि ये अब नहीं पहुंच पाएगा हॉस्पिटल में, तो पहले उसको बिठाला। उसके बाद में हमें पता चला कि हमारा एक साथी है संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का, वो मिल नहीं रहा है। तो बोला वो कहाँ गया था, कोई किसी से मिल नहीं रहा। हम 100 लोग थे, 100 में हम 20 लोग एक साथ थे, बाकी कोई 10 अलग था, कोई 3 अलग थे। तो कौन ढूंढने जाएगा बोला सुबह फॉलन हुआ। तो मैंने सोचा यार फौज में है, हाथ उठाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले हाथ उठा दिया, पीछे किसी ने उठाया नहीं, मुझे लगा सबने उठाया होगा। तो बोला ये बहुत जोशीला लड़का है, मुझे क्या पता मेरे अंदर क्या जोश है। मैं सोचा सभी उठा रहे होंगे, तो मैं आगे खड़ा था। बोला ये टीम को लीड करेगा और ये लेके जाएगा। मैं बोला सब ठीक। जब हम उसको निकालने लगे तो उसकी एक टांग नहीं मिली हमको, एक टांग कट गई थी और वो अकेला मतलब ख़त्म हो चुका था। फिर हम उसको लेकर आए, जैसे तैसे उसके घर में बॉडी, मतलब भूकंप का जो समय था मैंने पहली बार देखा कि किसी की गर्दन कट के अलग हो जाना, कोई मर जाना। हमारे 11 लोग शहीद हुए थे उसमें। मतलब मैं जहाँ था वहाँ तकरीबन 407 लोगों की सिविलियन पॉपुलेशन थी, जिसमें 231 लोग ख़त्म हो गए थे। एक ही स्कूल में 42 बच्चे दब के ख़त्म हो गए, जो एक क्लास थे और 3 या 4 क्लास तक पढ़ने वाले, पूरे दब के छूटते। तो बचपन जो बच्चों का स्कूल है सुबह सुबह लगता है। उसके बाद जैसे तैसे भूकंप निकला, भूकंप के बाद में फिर पंजाब में पोस्टिंग आ गया। मतलब सबसे भयानक स्थिति वही हुई। उसके बाद पंजाब में पोस्टिंग आया, अनुभव बढ़ा, सर्विस बढ़ी तो अनुभव बढ़ा, फिर पैसा बढ़ते रहा। फिर एक घटना लाइफ में ऐसा हुआ कि हम लोग एक विजेंता टैंक था जो अभी बंद हो गया, वो चला रहा था एक लड़का, मैं साइड में LMG गनर बैठा था उसके ऊपर में। तो पता नहीं क्या हुआ कि हमारी प्रैक्टिस में हम तकरीबन 150 फीट नीचे चले गए। तो उसके अंदर एक चैम्बर गैस होती है, वो फट गई, तो हम सारे बेहोश हो गए। लेकिन हमको भगवान बचाने वाला था कि हमारा जो मेन डोर था वो खुला रह गया, लॉक नहीं हुआ। तो बाकी लोगों ने हमको तकरीबन हम 1 बजे रात को हुए, सुबह हमको निकाल लिया। निकालने के बाद में हॉस्पिटल ले गए जयपुर में। 7 दिन में मैं 3 दिन मतलब घर पे तो फ़ोन भी नहीं था, बताना भी नहीं चाहता था। 3 दिन में तकरीबन सलाइन में ही रहा, मुझे भी कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। कुछ चोट लगी, लेकिन चोट ज़्यादा नहीं थी, वो गैस का असर था। और हमारी बहुत अच्छी किस्मत थी, हम पूरे 7 के 7 लोग बच गए। दूसरा ये हुआ इवेंट, फिर ना नौकरी बढ़ते रही और अपना कुछ वहाँ प्रमोशन भी होते रहते हैं, और प्रमोशन बढ़ते रहा, जवाबदारी आती रही। फिर उसके बाद में घर के प्रति भी कुछ करने की इच्छा बढ़ती रही, तनख्वाह भी आने लगी। फिर मेरी पोस्टिंग, मैं वॉलंटियर जेंट के पोस्टिंग जाता था, लेकिन जब भी अगर पोस्टिंग जेंट के जाना है मेरा सबसे ऊपर आता, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 14,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। अब देखो ज़िंदगी में 2 है, मैं कभी भी अगर अपनी बॉर्डर पे गया अपनी टीम को लेके, मैं बोला बिंदास रहो, खाओ मज़े लो, जब जो होना है वो होके रहेगा। वो बोला इसको डर ही नहीं लगता। मैं बोला डरता वो है यार जिसके पीछे कोई नहीं है। मैं बोला मेरे पीछे तो वो भाई है मेरे जो सब कुछ संभाल लेंगे। तो बोला यार ऐसी कैसी बात करता है। तो उसके बाद मैं बोला कि सब कुछ, मैं बोला भाई मुझे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं घर पे, क्योंकि मेरे दोनों भाई हैं, मम्मी पापा सबको। और उस समय में जो शहीद होते थे तो 18 से 20 लाख रुपए मिलता। मैं बोला बहुत पैसा मिल जाएगा। सारे लोग मतलब सोचते थे यार ये डरता नहीं है, तो डर था मेरे अंदर, लेकिन मैं पहले से भी ना थोड़ा सा किसी चीज़ को वो नहीं लेता है लाइक कि यहाँ कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, होने का रहेगा वो होगा। हाँ ये है कि सामने बिजली का तार खुला पड़ा है, तुम पैर रख रहे हो बेवकूफ़ हो, उसको लांग के चले जाओ, वो समझदारी वाली बात है। फिर जम्मू पोस्टिंग गया तो एक आपने सुना होगा 2013 में एक बुरहान वानी करके एक लड़का था वहाँ, जो 19 साल का था सिर्फ, और वो वहाँ उस क्षेत्र का हीरो था। जम्मू में बहुत बुरी हालत है फ़ौज की, मतलब फ़ौज एक अलग है, नाइट में फ़ौज अलग है और डे में अलग है। नाइट में हम लोग किसी को भी उठा के ला लेते हैं,
मर्जी जिसको उसको उठा के ला लेंगे और उसके घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कैसे। लेकिन डे में हमारे ऊपर पथराव होता है बहुत ज़्यादा, तो हमारी गाड़ियाँ भी रात के टाइम, क्योंकि आजकल राजनीति ऐसी चल गई ना कि आप थोड़ा भी गलत करोगे तो तुरंत ही उस चीज़ को हाईलाइट करके और व्यक्ति को ही गलत ठहरा देते हैं। हुआ क्या कि वो बुरहान वानी ने हमारे 7 बंदे मारे, तो हमारा एक मेजर नितिन शर्मा था जिस अकेला लड़का था, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ था। और वो उसके फादर अपना क्या बोलते हैं तो बैंक में मैनेजर, अच्छी पोस्ट में, SBI में भी शायद अच्छी पोस्ट होती है, जो बहुत बड़ी पोस्ट में थे। तो बड़ी बैंकें होती है, SBI में भी अलग अलग ब्रांच होती है। वो हमेशा 4 लड़के थे हम, किशन सिंह गुज्जर एक राजस्थान का, उसके बाद मैं और एक शरद पाटिल और एक और लड़का उसका ड्राइवर, हमको हमेशा बोलता तुम चलो यार मेरे साथ, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और वो कंटिन्यू बीच रोड पे चलता था और उसको फायरिंग के ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं, तो गाड़ी की स्पीड हमेशा 90-95 होती थी। तो जो जिप्सी वगैरह होती है 90-95 ऐसा लगता हवा में उड़ रही है, बहुत कम वेट होता है उसका। फिर वहाँ हम लोगों ने उसके लिए तकरीबन 4 महीने फील्डिंग लगाई, उसको मारा। तो उसको मारने के बाद में उसको बहुत खतरनाक तरीके से मारने के बाद में क्या हुआ कि जो सीनियर होता है उसको मेडल, उसको हमारे जो मेजर नितिन शर्मा साहब को सेना मेडल मिला, सभी को प्रशंसा पत्र, कुछ पैसा भी आता है रिवार्ड में। तो उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ इतना उपद्रव माहौल फैल गया कि उसके जनाजे के बाद 89 लोग मर गए आपस में, इतना ज़्यादा गोलीबारी होने लगी। पता नहीं क्यों उसको लोग इतना मानते थे। जम्मू में हालात आज भी उतने अच्छे नहीं हैं। फिर उसके बाद में क्या, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी उनको, गवर्नमेंट को भी बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट कर दिया। फिर मैं तकरीबन 32 महीने वहाँ रहने के बाद में फिर से मेरी पोस्टिंग पंजाब के अमृतसर में हो गई। अमृतसर में आए तो मज़ा इसलिए नहीं आने लगा, इधर फील्ड से पीस में आओ तो पीटी बहुत होती है, फायरिंग होती है। और फायरिंग में क्या होता है कि आप डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हो तो लगे या ना लगे ऐसा लगता है राउंड निकल गया, लेकिन जब प्रैक्टिस फायरिंग करते हैं तो एक राउंड भी लगना चाहिए, नहीं तो एक राउंड एक जान होती है, तो उसके डांट पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। फिर उसके बाद में 3 महीने के लिए मैं नागालैंड कोहिमा के अंदर में गया था। उस समय मैंने देखा माहौल वहाँ का अपने यहाँ से बिल्कुल अलग है। फॉरेन कंट्री की सभ्यता है, खाना पीना हम सोच भी नहीं सकते वो चीज़ खाते हैं वो लोग। वहाँ से आने के बाद में फिर हम लोग कुछ दिन के लिए मैं मैकेनाई के सेंटर में एज ए इंस्ट्रक्टर चला गया। वहाँ मैं तकरीबन 7 या 8 महीने रहा। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, फिर कुछ कोर्स, उसके बाद लास्ट पोस्टिंग फिर हमारी अखनूर के अंदर में हुई। तो अखनूर के अंदर में हुई तो उस समय में आपने सुना होगा कि बीच में डायरेक्ट फायरिंग होती थी, क्योंकि न्यूज़ में कम देता है जम्मू का, आज का तो बहुत अच्छा माहौल हो गया। फिर ऐसा करते करते अभी लास्ट पोस्टिंग मेरी झारखंड रांची में आया। मैं रांची में मैं तकरीबन 17-18 महीने रहा। उसके बाद मेरा पहले से ही मन था कि मैं 15 वर्ष सेना के अंदर में 15 वर्ष में पेंशन लागू हो जाती है, तो आने भी नहीं देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ये बताना है आपने कि भाई मेरे घर में प्रॉब्लम है ये वो। मैंने सारी चीज़ें करके और मतलब अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ। फिर एक बार मैं सियाचिन ग्लेशियर गया। सियाचिन ग्लेशियर नाम सुना होगा लोगों ने कि क्या होता है, उसमें भी 2 मिनट बताऊँगा। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसी है जहाँ सबसे बुरी हालत है। वहाँ पे आदमी को खाने के लिए हर वो चीज़ मिलती है जिसकी वो कल्पना कर सकता है, लेकिन वो एक चीज़ भी नहीं खा सकते क्योंकि ऑक्सीजन की इतनी कमी है। और समुद्र तल से 12,500 फीट यानी 12,500 फीट की हाइट है वहाँ। तकरीबन उसमें 7 से 8,000 फीट बर्फ होगी, सिर्फ उसके नीचे ज़मीन होगी। तो अब आप सोच लो कि वहाँ 32 साल बाद भी अब बॉडी मिलती है तो सेम होती है, यानी खराब नहीं होती। बंदा तो चेंज हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा माइनस से भी माइनस यानी 40 तक चला जाता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुश्मन की कोई वो नहीं है कि भाई दुश्मन आ जाए, क्योंकि दुश्मन भी हमारी तरह परेशान है। वहाँ सबसे ज़्यादा मौसम से लड़ाई है, पानी मेन होता है आदमी के लिए। पानी यानी आप 3 महीने में भी सोचोगे कि मैं 10 लीटर पानी पी लिया तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी बर्फ़ इकट्ठा करो, फिर उसको 4 घंटे 6 घंटे गर्म करो, 1 या 1.5 लीटर पानी बनता है। और पानी पिया नहीं जाता क्योंकि आप वहाँ पे सेविंग वगैरह कोई नहीं करता। 3 महीने कोई सेविंग नहीं करता, क्योंकि अगर आप सेविंग गाल में पानी लगाओगे उतनी देर में ही जम जाएगा। तो बर्फ़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है वहाँ। भगवान मतलब मम्मी का इतना अच्छा आशीर्वाद रहा, आप सभी लोगों का। घर पे पूजा पाठ होती थी, मुझे तो बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई सेना के अंदर में। मतलब अगर बोला जाए कि किसी को कि कैसा रहा अनुभव, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा। फिर लास्ट में मैं वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले लिया। अभी मुझे जो हमारा अभी कमांडिंग अफसर आया वो बोला नहीं कुछ 2 साल और कर ले, मैं हूँ तब तक। मैं बोला सर 2 साल बाद फिर कोई आएगा, वो बोलेगा 2 साल और कर ले। तो मैं फिर अपनी बेटी का बचपन भी नहीं देख पाया। मैंने कहा क्योंकि वो जब पापा बोलने लगी तब वो मेरे पास आना शुरू की। तो अब आप सोच लो कि कितना दूर रहा होगा मैं।
उसको बताया गया कि ये तेरे पापा हैं बेटा। जब उसको समझदारी, मतलब बचपन में तो मेरे पास आती ही नहीं थी, उसको लगा पता नहीं कौन है। 1 महीने की छुट्टी आया, उसमें 5 दिन 4 दिन इधर उधर घूमने में निकल गए, 5-6 दिन उसके साथ रहे। तो जो फौज का या नौकरी का जो संघर्ष होता है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं सब लोगों से, आज के जो नए लड़के हैं उनसे तो मैं यही कहूँगा कि अगर नौकरी चूज़ करो तो सेना की करो, क्योंकि अगर आपने 15 वर्ष, सिर्फ 15 वर्ष जीवन के अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर लिया, भर्ती होना आसान भी है और नहीं भी है, लेकिन अगर आप हो गए तो आपको जीवन भर पेंशन मिलेगी। और 2004 के बाद तो आपको पता ही होगा कि सारी चीज़ों में पेंशन बंद हो गई है। पेंशन क्या होता है, लड्डू 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल लड्डू और एक घी का लड्डू, है ना। घी का लड्डू को अगर निकालने में परेशानी हो तो भी परेशानी उठा लो, क्योंकि वो घी का लड्डू है ना। अगर हम खाएंगे तो कुछ तो असर करेगा वो हमारे अंदर में, नॉर्मल लड्डू कहीं भी मिल जाएगा। तो फौज की नौकरी एक घी का लड्डू है, समझ लो, आपको जीवन भर मिलते रहेगा। मतलब अगर भगवान, मतलब अगर जैसे कुछ नहीं भी हुआ है तो मुझे इतना गवर्नमेंट दी है, देगी। और सारा मेरा एक मेडिकल से लेके हर चीज़, सारी जवाबदारी